और इसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के मोशन का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है या नहीं है। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक आपके पास रिजिड सपोर्ट, रिजिड रिजिड सपोर्ट जैसे छत है, छत से आपने बांध दिया और एक धागा बांधकर आपने इसके अंदर एक भारी सा मास लटका लिया। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग आपने यूज करी है, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी इन एक्सटेंसिबल, खींचे ना, जिसकी लेंथ इंक्रीज ना हो लोड डालने पर, इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली इसकी होनी चाहिए। और जो ये आपने नीचे मास लटकाया है, ये मास होना चाहिए हैवी, लेकिन साथ में इसका साइज होना चाहिए छोटा सा। ठीक है, स्ट्रिंग हो इन एक्सटेंसिबल और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। और इस स्ट्रिंग, इन दोनों कंडीशंस को पूरी करने वाला एक चीज और होता है अन, साथ में इसमें अनस्पन होनी चाहिए। ये होनी चाहिए अनस्पन। अनस्पन कैसे समझाऊं? देखो ये इस टाइम, ये जो धागा है ये मैंने इसको ऐसे बल चढ़ा दिए, तो अब इसको क्या कहा जाएगा? स्पन। क्या कर दिया मैंने? इसको स्पन कर दिया। ये अनस्पन होना चाहिए, ऐसा बल खाया हुआ ना हो, अल्बेट खाया हुआ ना हो, ऐसा होना चाहिए, सीधा स्टैंड होना चाहिए बिल्कुल। ये इस टाइम में स्पन, बल खाया हुआ। और अब कैसा है? अब ये अनस्पन है, ये तो ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया यूज होता है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल है घोड़े के पूंछ का बाल, क्योंकि वो मजबूत भी होता है, इनएक्सटेंसिबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, और वो बटा हुए हैं। कि लड़की के किसी के बाल तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं, उन पर ये बॉब जो है टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये इसकी बॉब की अपनी मीन पोजीशन है ओ। अब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, 3 4 5 डिग्री तक का बस। लेकिन हम अपने डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं इसको डायग्राम, वरना कंजस्टेड हो जाएगा। अगर मैं 4 5 डिग्री का लूंगा तो इसको बिल्कुल यहां बनाना पड़ेगा, है ना, कंजस्टेड डायग्राम हो जाएगा। लेकिन ये जो थीटा है आपका, ये थीटा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 2 या बस अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री तक है, बस 2 3 4 5 डिग्री तक, इससे ज्यादा नहीं। एक तरफ आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, और अब आपने यहाँ इसे छोड़ा, तो अब कौन कौन सी फोर्सेस इस पर काम करेंगी? ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पर एक फोर्स काम करेगी, इसका अपना वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरी कौन सी फोर्स काम कर रही है? स्ट्रिंग की टेंशन, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T, जो इसे सस्पेंशन पॉइंट S की तरफ को खींच रही है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं दूंगा A पॉइंट। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है और एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। mg को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, देखना ध्यान से, mg को रिजॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊं अलग से, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ये आपका रिजिड सपोर्ट और ये आपका मीन पोजीशन। करेक्ट, मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस कर दिया इसको यहां तक, ये इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन हो गई। अब इस पोजीशन पे कितने कितने फोर्सेस ऐड करने हैं? देखिए, यहां से यहां तक आपने इसको डिस्प्लेस किया है, ये एक आर्क बन गया, ये है ना। कितने कितने फोर्सेस ऐड कर रहे हैं? सबसे पहला फोर्स ऐड कर रहा है इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कौन सा फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड? ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है कितना? mg। करेक्ट। अब उसके बाद दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है? टेंशन, जो सस्पेंशन पॉइंट की तरफ को इसे खींच रहा है। दिस इज द सस्पेंशन पॉइंट।
इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने ए, करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, mg को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, mg को मुझे रिजॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखना, अक्सर गलती हो जाती है। अभी अभी जो लास्ट ईयर हमारे टॉपर है इस साल की, आप सब जानते हैं कौन है, रितिका। ये रितिका की कॉपी है, और आप देखिए ध्यान से, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इवन रितिका जो 12th क्लास में टॉपर रही बोर्ड में हमारे पूरे स्कूल की, और फिजिक्स में भी इसके हाईएस्ट ही मार्क्स थे, नहीं सेकंड हाईएस्ट थे, उसने भी ये गलत बनाया हुआ डायग्राम, बिल्कुल नॉनसेंस गलत डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, गलत डायग्राम बना हुआ है। जबकि मैं बार बार समझाता हूं कि डायग्राम में आपको वेक्टर्स जब रिजॉल्व करने हैं तो वेक्टर की दोनों रिजॉल्व करने के बाद आपका रेक्टेंगुलर बनना चाहिए। ये सीधा सीधा जो टी टी वाली टेंशन वाली लाइन है, सीधे सीधे इसे पीछे प्रोड्यूस कर देनी है, ये सीधी, बिल्कुल लग रहा है ना मैंने इसी को पीछे बढ़ा दिया। और जबकि यहाँ देखिए ध्यान से आप, यहाँ इसमें ये टेंशन वाली लाइन और ये लाइन दोनों बिल्कुल अलग अलग लाइंस है, एक तो ये है और दूसरी कौन सी है, दूसरी ये है ना, बिल्कुल। जबकि दोनों को इनको एक ही होना है, बिल्कुल यहाँ इसके जो ये टेंशन वाली लाइन है ठीक इसी के पीछे से एक्सटेंड होना है। तो भी छोटी छोटी सी मिस्टेक है, और आगे चल के ये, मगर नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। और दूसरी एक लाइन तो मैंने ये ड्रॉ करी, और दूसरी लाइन बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बेहतरीन वाली परपेंडिकुलर एकदम। ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना एंगल होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब हमें इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ करा और दूसरा परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करा, और ये सब मिलकर के एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए। यहां से ये वाला पूरा देखिए परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए। ये एक कंपोनेंट तो ये बन गया जी आपका, और दूसरा कंपोनेंट यहां बन गया, करेक्ट। एंगल था ये थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितना होगा, देखो ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, जो थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट हुआ करता है ये कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट, दिस इज एम जी कॉस थीटा। और जो थीटा से दूसरा वाला कंपोनेंट होता है ये साइन कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है बोलिए, एम जी साइन थीटा। और बॉडी का अपना डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट आर्क की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हम इसे स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करा। मतलब ये वाला जो मैंने यहाँ बनाया है पोजीशन ए, ये पोजीशन ए बिल्कुल यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं पोजीशन ए यहाँ बना दूंगा तो फिर उसके कंपोनेंट तो सब घिच पिच हो जाएगा मामला, है ना। अब देखिए ध्यान से आप, बहुत ध्यान से देखना आप, कौन है जो इस पार्टिकल को ए से ओ की तरफ लाने की कोशिश में है, कौन सा फोर्स है वो, रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन इस टाइम कौन सी फोर्स है वो, एम जी है, एम जी कॉस थीटा है या एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा टेंशन के बिल्कुल अपोजिट पड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, एम जी कॉस थीटा बैलेंसिस टेंशन, टी को इसने बैलेंस कर दिया। और क्या किया, एम जी साइन थीटा प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट करने लगा। ये कौन एक्ट करने लगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से, एम जी साइन थीटा। अब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। अब मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं भाई, यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैंने ओ से ए की तरफ की डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव वाई कहा है, तो जो ए से ओ की तरफ एक्ट कर रहा है उसको मुझे क्या कहना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर मैं ओ से ए की तरफ वाली चीज पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई भी फिगर अगर ओ से ए की तरफ वाली पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ए से ओ की साइड वाली मुझे कैसे लेनी पड़ेगी, निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, एम जी साइन थीटा। फिर ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन में मास एम।
तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा क्या है, इसी फिगर में ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, इस लेंथ ऑफ पेंडुलम को मैंने कहा कितना, एल। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल जो है बहुत छोटा सा एंगल है, ये थीटा बहुत छोटा सा एंगल है, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, फिर वही मैथमेटिक्स की बात है, फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, रेडियन में अगर एंगल लिया जाए तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा होता है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो है या नहीं, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो साइन थीटा थीटा की इक्वल हो गया या नहीं हो गया भाई, थीटा को मैं थीटा की वैल्यू में जीरो लिखूं तो साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो, तो साइन थीटा की वैल्यू खुद एंगल के इक्वल हो गई ना। तो जब बहुत छोटा एंगल होता है तो फिर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा की इक्वल है, लेकिन थीटा हमें मेजर करना पड़ेगा, किस में मेजर करना पड़ेगा, रेडियन में। तो अब आपका क्या बना देखो, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब थीटा ले लो, थीटा कितना बनेगा देखना जरा ध्यान से, थीटा एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ आर्क कितना है और रेडियस कितनी है, एल है, तो ये आपका क्या बन गया बोलिए, ये आपका बन गया माइनस जी वाई बाय एल, जी वाई बाय एल। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना जरा, सिंस जी एंड एल आर कांस्टेंट, देयरफॉर ए बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई। भाई जी और एल यहाँ कांस्टेंट है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी वाई के, और माइनस यहाँ आ रहा है, हेंस इसके बाद हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस मोशन ऑफ बॉब, BOB बॉब कहा जाता है किसे, ये छोटा सा जो आपने इसके ऊपर लट्टू लटकाया है, मोशन ऑफ बॉब इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, पहली बात प्रूव कर चुके हैं ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो हम क्या करें, ये भी एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन है, तो हम क्या करें दोनों को इक्वल कर दें, मतलब क्या हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस जी वाई बाय एल। अब y से y ये कैंसिल हुआ, आपका क्या बचा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। ठीक है, तो ओमेगा कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। अब यहाँ से अगर आप t को सब्जेक्ट बनाना चाहें, t को अगर आपने सब्जेक्ट बना लिया तो t इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पहले रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ से t ऊपर ले लो 2 पाई नीचे ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा L बाय जी, और फिर जो अपॉन में 2 पाई है उसे दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बचा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन जी सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट जी बाय एल हर्ट्ज, हर्ट्ज कह दो या साइकिल पर सेकंड कह दो या पर सेकंड कह दो या वाइब्रेशन पर सेकंड कह दो या ऑसिलेशन पर सेकंड कह दो। देखो इसका जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब आप ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी रखेंगे, यानी दोनों तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसकी मैं दूसरी ये पोजीशन भी हमें बनानी पड़ती है, ये दूसरी पोजीशन इसको मैं लिखूंगा ए डैश, मतलब ए से लेकर ए डैश तक ये स्ट्रेट लाइन हो, ए से लेकर ए डैश तक स्ट्रेट लाइन हो ये, तब जाकर के आपका इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हाँ हाँ, आर्क का जो कर्व है ये नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, ऑलमोस्ट वो तब ही पॉसिबल होगा जब यहाँ से केवल यहीं तक मूव करे ये। भाई 5 डिग्री कितना होगा, अभी भी जो मैंने बनाया कम से कम ये 30 डिग्री से ऊपर का है, 45 से कम का, 30 से ऊपर का भी, तो 5 डिग्री अगर मैं बनाऊंगा तो बिल्कुल यहीं तो रहेगा ये, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब आप देंगे तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है इतनी बात ये?
लेकिन बस इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनकी कुछ वैलिडिटी है। वैलिड ओनली व्हेन, दो कंडीशन है इसमें वैलिड होने के लिए। कौन सी? 394 रुपए का वाउचर लगना चाहिए इसमें। नहीं वो तो बात सही है, थीटा थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, ये तो बात सही है। लेकिन इसके अलावा भी तब वैल्यू है जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो आपका साइज है, साइज ऑफ बॉब, साइज ऑफ बॉब वो कितना हो, वो नेग्लिजिबल हो बिल्कुल, ताकि एयर का रेजिस्टेंस इस पे एक्ट ना करे। लेंथ ऑफ द पेंडुलम मस्ट बी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ मैं क्या बोल गया, सॉरी, कुछ ऑप्टिक्स की बात याद आ गई। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। आर ई से बहुत कम हो तभी ये वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात ये? बॉब का साइज भी नेग्लिजिबल होना चाहिए, वरना तो एयर का रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब ये जो मोशन है इट इज द मोशन ऑफ अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। कोई और मोशन यहाँ पर, कोई और फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही। वो तब पॉसिबल होगा जबकि बॉब का साइज पॉइंट वाइज हो बिल्कुल। बॉब का साइज कैसा हो? बॉब का साइज नेग्लिजिबल स्मॉल, पॉइंट वाइज।